नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हर समय क्रियाएं होती रहती हैं और इन्हीं क्रियाओं को पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग भोजन करते हैं। तो हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, भोजन से कैसे ऊर्जा बनती है, शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो इस कार्य में हमारी सहायता करते हैं, यह सब हम पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जो है सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं पाचन की। पाचन किसे कहा जाता है? पाचन का अर्थ है जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदल जाना। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के माध्यम से जो पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं ये जटिल अर्थात बड़े रूप में होते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका स्वरूप ऐसा होता है कि जिन्हें हमारी बॉडी डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकती। तो यही कारण है कि पाचन क्रिया के दौरान इन्हें छोटे छोटे और सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है ताकि इनसे हमारे शरीर में ऊर्जा बनाई जा सके। तो प्रश्न यहां से बनता है कि भाई पाचन क्रिया के दौरान जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो स्टार्च हम ग्रहण करते हैं यह पाचन के बाद किस में बदल जाता है? तो हमारा आंसर होगा स्टार्च जो है किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और वसा जो है वह पाचन के बाद किस में बदल जाती है? बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। पाचन जो है वह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। अब हमारे शरीर में दो तरह की रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। हमारे शरीर में होने वाली जो दो रासायनिक क्रिया हैं उनमें से एक को अपचय कहा जाता है तो दूसरी को उपचय कहा जाता है। अपचय जो है इसको इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहते हैं और उपचय को इंग्लिश में एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जो अपचय क्रिया है, अपचय क्रिया के दौरान क्या होता है? जो बड़े अणु होते हैं, जो बड़े बड़े अणु होते हैं, ये बड़े बड़े अणु जो है वह छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं। यानी कि वही प्रोसेस जो अभी जस्ट हमने पाचन में देखा कि भाई बड़े बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में बदलना पाचन है, यही प्रोसेस जो है अपचय कहलाती है। तो रासायनिक क्रिया के अंदर भी अगर हमसे पूछा जाए कि पाचन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है तो हमारा आंसर रहेगा अपचय। दूसरा है उपचय। उपचय जो क्रिया है वह अपचय का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? जो छोटे छोटे अणु होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक बड़े अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। हमारे शरीर में ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। इन दोनों क्रियाओं का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? उपापचय। अर्थात अपचय और उपचय इन दोनों को मिलाकर जो है उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। पाचन मुख्यतः जो है रासायनिक क्रिया है, इसे अपचय के अंतर्गत रखते हैं। पाचन क्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, ये हमसे प्रश्न आता है। भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि पाचन एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक क्रिया है, लेकिन पाचन क्रिया के दौरान ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये अन्य किस ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका हमारा आंसर होगा पाचन क्रिया के दौरान जो है रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। हम सब जानते हैं कि जो पाचन होता है, पाचन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा जो है वह ऊष्मा का ही दूसरा रूप होता है। अब ये जो भोज्य पदार्थ यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को जो है उस भोजन में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े जटिल अणु हैं जो छोटे और सरल अणुओं में बदलते हैं, यह किस क्रिया के दौरान बदलते हैं? तो इसे हम कहते हैं जलीय अपघटन अर्थात हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस जलीय अपघटन क्या है? तो जलीय अपघटन जो है इस क्रिया के अंतर्गत जल की उपस्थिति में जो पाचन क्रिया है इसे संपन्न कराने में एंजाइम सहयोग करते हैं। एंजाइम जो है पाचन क्रिया में बहुत ही ज्यादा मुख्य रोल अदा करते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में हमारा भोजन सही तरीके से पच पाता है। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। एंजाइम को पाचन क्रिया में मदद करने के कारण हम लोग जो है इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक को इंग्लिश में जो है वायु कैटालिस्ट कहा जाता है। वायु कैटालिस्ट का मतलब क्या है? जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उनकी दर को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो इस तरह से जो एंजाइम है यह पाचन क्रिया में भाग लेकर हमारी पाचन क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और पाचन की क्रिया सही समय पर सही अवस्था में संपन्न करवाते हैं। यदि हमारे शरीर में एंजाइम की मात्रा गड़बड़ हो जाती है तो उस परिस्थिति में हमारी पाचन क्रिया भी सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाती।
नेक्स्ट हम बात करें तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते समय जो मुख्य पोषक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसके अलावा भी जो है भोजन में विटामिन का होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है, खनिज लवण का होना आवश्यक है। तो एक प्रश्न यहां से भी आता है कि वह कौन से पोषक पदार्थ है जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। तो आपको यहां पर याद रखना है कि 3 पोषक पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 वो पोषक पदार्थ हैं जो जटिल अर्थात बड़े रूप में होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में पचाया जाता है, किंतु विटामिन, जल और खनिज लवण इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। उसका कारण है ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही ज्यादा किस रूप में होते हैं, सरल रूप में होते हैं। सरल अणु होने के कारण इन्हें पचाया नहीं जाता, हमारी बॉडी डायरेक्ट ही इन्हें ग्रहण कर लेती है। अब जब भाई इन्हें पचाया नहीं जाता तो फिर खनिज लवण, विटामिन और जल, इनका हमारे शरीर में क्या रोल है। तो जो जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, अगर हम बात करें इनका जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो किस प्रक्रिया को संपन्न कराने में होता है, उपापचय क्रिया, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा एक अपचय होती है और एक उपचय। इन प्रोसेस को संपन्न होने के लिए हमारे शरीर में उचित मात्रा में विटामिन, खनिज लवण और जल का होना आवश्यक है। साथ साथ में आगे चल के जब हम पोषण टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि विटामिन, खनिज लवण, जल, इनकी कमी से हमारे शरीर को कई प्रकार के रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखेंगे कि भाई किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारा शरीर केवल उन्हीं पोषक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है जिनका हमारे शरीर में पाचन होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। लेकिन विटामिन खाने से हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बनती, जल पीने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं बनती, खनिज लवण से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पाचन के प्रकार की, तो जो पाचन की क्रिया है वह पाचन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है, जिसमें से एक को हम कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन, तो दूसरी को कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब है पाचन की वह प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर संपन्न हो। बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब है पाचन की वह प्रक्रिया जो कोशिका के बाहर संपन्न हो। अंतर इतना है कि जो अंतःकोशिकीय पाचन है वह जो है बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें संपन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, स्पंज है। ये जो छोटे छोटे जीव हैं इनमें जो है अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। इसी प्रकार जो बड़े और विकसित जीव होते हैं उनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। तो अगर बात करें कि भाई हम में यानी कि मनुष्य में, मानव में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। उसका कारण है कि हम जो है विकसित जीव हैं, हमें पाचन के लिए एक विकसित तंत्र जिसे हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र पाया जाता है। अब पाचन का मतलब तो हमने समझ लिया, तंत्र किसे कहा जाता है। तो हम अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के अनुसार जो है तंत्र बनने का एक निश्चित क्रम होता है। तंत्र बनने के लिए सर्वप्रथम सेल से मिलकर जो है वो बनते हैं टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर जो है ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर जो है हमारी बॉडी में क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और जब कई सारे सिस्टम से मिल जाते हैं तब जाकर हमारी बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। सेल जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। मतलब जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उन कोशिकाओं के मिलने से जो है हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो ऊतकों के मिलने से हमारे शरीर में किसका, ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण होता है। और जब कई सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो एक निश्चित क्या बन जाता है, तंत्र बन जाता है। और जब कई सारे तंत्र हमारे शरीर में हों, जब कई सारे तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे मिलकर जो है किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो हम बात करें हमारे शरीर में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि भाई पाचन यानी कि भोजन को जो है सही तरीके से पचाने के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र है। तो इसी तरह से सोचने समझने के लिए हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम होता है। वायु को अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर करने के लिए हमारे पास श्वसन तंत्र होता है। शरीर में हर अंग तक जो है, हर कोशिका तक जो है ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब है हमारा जो शरीर है वह कई प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो अभी हमने एक पाचन के 2 प्रकार पढ़े, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। हमने कहा कि अंतःकोशिकीय पाचन उसे कहते हैं
जिसमें पाचन की क्रिया किसके अंदर हो, कोशिका के अंदर हो। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जो शरीर है वह एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, तो यही कारण है कि उनमें अंतःकोश की पाचन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो जो पाचन तंत्र है इसका अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, एक है आहार नाल, तो एक है पाचन क्रियाएं। आहार नाल क्या होता है? आहार का मतलब है भोजन, नाल मतलब नली, मतलब हमारे शरीर में पाई जाने वाली भोजन की नली को ही हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का अध्ययन हम दो भागों में करने वाले हैं, एक पाचक अंग तो दूसरी पाचन ग्रंथियां। पाचक अंग का मतलब है वो सारे अंग जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं उन्हें हम पाचक अंग कहते हैं, और वो सारी ग्रंथियां जो पाचन में मदद करती हैं उन्हें हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं। कौन कौन से अंग जो हैं जिन्हें हम पाचन अंग कहते हैं? तो मुख गुहा, बकल कैविटी, यानी कि हमारा ये जो मुंह वाला भाग है जिसके अंतर्गत तीन चीजें हमें पढ़ना है, दांत, जिह्वा और लार, ये तीनों के तीनों जो हैं पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जो भोजन आता है वह आपके गले वाले भाग में आता है। यहाँ पर एक नली होती है जिसे हम ग्रास नाल अर्थात क्या कहकर पुकारते हैं? ऑसोफेगस कहकर पुकारते हैं। ऑसोफेगस के बाद जो है गले के बाद भोजन जो है हमारा कहाँ चला जाता है? पेट में, अर्थात आमाशय में उतर जाता है जिसे हम कहते हैं स्टोमा। आमाशय के बाद भोजन हमारा छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद बॉडी से हमारे ये भोजन बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इन सभी अंगों का हमें जो है आगे चल के अध्ययन करना है। वही हम बात करें ग्रंथियों की, वो कौन कौन सी ग्रंथि हैं जो पाचन में मदद करती हैं। तो पाचन में हम जो है कौन कौन सी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती हैं जो लार निकालती हैं। इस लार में कई प्रकार के वो एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ऐसे ही जब भोजन हमारे पेट में यानी कि आमाशय में पहुंच जाता है तो वहां पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस जठर ग्रंथि में भी जो है जठर रस बनता है जिसमें कई सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। ऐसे ही यकृत ग्रंथि है, यकृत अर्थात लीवर। लीवर जो है इसमें एंजाइम तो नहीं पाए जाते, लेकिन लीवर एक आगे चल के हम पढ़ेंगे एक रस बनाता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं, वह भी भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और चौथी और जो अंतिम ग्रंथि हमें देखना है अग्नाशय ग्रंथि अर्थात पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि को भी हम देखने वाले हैं, इसके माध्यम से भी वो रस निकाला जाता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र का जो दूसरा अध्ययन हम करने वाले हैं पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस, अर्थात यहाँ पर हमसे एक प्रश्न आता है कि हमारी जो पाचन की क्रिया है ये कितने चरणों में जाकर पूर्ण होती है? तो हमारा आंसर लगता है 5। हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वह 5 चरणों में पूर्ण होती है, जिनमें से पहला चरण कहलाता है अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण कहलाता है पाचन, तीसरा कहलाता है अवशोषण, चौथा चरण कहलाता है श्वांगीकरण, और पांचवा चरण कहलाता है बहिर्वेषण, या इसी को हम दूसरा नाम मल परित्याग कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है ये कितने चरणों में है। तो जैसा कि हमने देखा कि पाचन की जो क्रिया है हमारे शरीर में कितनी अवस्था या कितने चरणों में संपन्न होती है? तो 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। इसमें पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण यानी कि इनगेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को अंदर निगलना ही, यानी कि जैसे ही आपने भोजन को अंदर निगला तो आपकी कौन सी क्रिया संपन्न हो गई? अंतर्ग्रहण क्रिया संपन्न। दूसरा जो चरण होता है पाचन, डाइजेशन, जिसका सरल शब्दों में हमने अर्थ समझा कि भाई बड़े बड़े अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में बदल देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तीसरा जो होता है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो जब हमारा भोजन पच जाता है अर्थात इस लायक हो जाता है कि उसे हमारी बॉडी ग्रहण करे, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उस पचे हुए भोजन को सोख लेती हैं, उस पचे हुए भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। तो यह क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। चौथा जो चरण होता है जिसे हम कहते हैं श्वांगीकरण अर्थात एजिमिलेशन। श्वांगीकरण जो क्रिया है तो इसमें क्या होता है? रक्त के माध्यम से ये जो पोषक पदार्थ होते हैं जो पाचन से हमें प्राप्त हुए हैं उन पोषक पदार्थों को शरीर के सारे अंगों तक भेज दिया जाता है ताकि सारे अंगों में ऊर्जा का क्या हो सके? निर्माण हो सके। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वांगीकरण। और पांचवी जो क्रिया जो है, पांचवा जो चरण है जिसे हम कहते हैं मल परित्याग यानी कि डिफिसेशन। मल परित्याग के अंतर्गत जो चरण शामिल है, मल परित्याग में आता है कि भाई जब हमारा भोजन पच जाता है तो भोजन का वह हिस्सा जो पचा नहीं है अर्थात अनपचा भोजन जो हमारे शरीर में नहीं पचा, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? मल परित्याग कहलाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वह कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में जाकर पूर्ण होती है।
अब पाचन तंत्र का हमने कहा था कि भाई दूसरे भाग का जो हमें अध्ययन करना है वो किस रूप में करना है, आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल को जो है कई अन्य नाम, जैसे कि इसको हम भोजन नली, पोषण नली, या शुद्ध हिंदी में जो है इसे जठरांत्र पद यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आहार नाल को अगर हम समझे सामान्य भाषा में तो पाचन के क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो भोजन होता है वह हर समय मुंह से लेकर यानी कि अंत तक, जब तक हमारे शरीर से मल को बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक हमारे शरीर में जो भोजन रहता है वह आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे मुख से होती है, मुख गुहा से इसकी शुरुआत होती है। ये जो सामने आपके डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, आहार नाल का। आहार नाल की जो शुरुआत होती है वह हमारे किस भाग से होती है, मुख से होती है, और मुख से लेकर गुदा भाग तक यानी कि एनस वाले भाग तक जो है आहार नाल पाया जाता है। तो कौन कौन से अंग हैं जो आहार नाल के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो सबसे पहले जो है आहार नाल के अंतर्गत हमारा मुख वाला भाग शामिल होता है जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। गुहा क्या है, तो देखिए मुख का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं, गुहा का मतलब होता है हमारे शरीर में जहां भी खाली स्थान होता है उसे हम गुहा कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा गुफा, भाई कोई खाली जगह होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, गुफा है। इसी तरह से हमारे मुंह में ये जो खाली जगह है इसे हम मुख गुहा कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें 3 चीजों का अध्ययन करना है जिसमें आपके दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। इसके बाद हम बात करें तो आहार नाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है ओसोफेगस, ग्रास नाल। ग्रास नाल मतलब ये गले वाली नली जो मुख से भोजन को ले जाती है, कहां तक, पेट तक ले जाती है। तो ओसोफेगस ग्रास नाल, सामान्य भाषा में इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो आगे चल के हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। ग्रास नाल के बाद जो अगला जो अंग आता है उसे कहते हैं अमाशय अर्थात स्टोमा, जिसे हम गांव की भाषा में जो है पेट कहकर पुकारते हैं। पेट के बाद जो अगला अंग आता है जहां भोजन पहुंचता है उस अंग का नाम है छोटी आंत। छोटी आंत के जो बाद जो भोजन पहुंचता है हमारा वो कहां पहुंचता है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद जो भोजन है वह अनपचा भोजन जो है मलाशय में एकत्रित हो जाता है और गोदा द्वार द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सारे के सारे अंग हैं, ये सारे के सारे अंग जो है हमारे आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। हम आगे चल के धीरे धीरे करके एक एक भाग का जो है अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम बात करें आहार नाल की लंबाई की, तो भाई मुख गुहा से लेकर एनस वाले भाग तक जो आहार नाल है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो याद रखना आपको इसकी लंबाई जो है वह 30 फीट होती है। अगर मीटर में औसत इसकी लंबाई पूछे तो मीटर में हम इसकी आंसर 8 से 10 मीटर देते हैं। अब यहाँ पे फिक्स आंसर नहीं है कि भाई 8 मीटर है, 9 मीटर है, 10 है, इस तरह से 30 मीटर भी फिक्स नहीं है, लेकिन औसत आंसर यही लगाया जाता है। उसका कारण है कि भाई शरीर की लंबाई के आधार पर भी जो है इसकी हल्की सी लंबाई थोड़ी सी निर्भर करती है, किसी की ज्यादा होती है तो किसी की कम, लेकिन जब एवरेज हमसे पूछा जाएगा तो 8 से 10 मीटर या 30 फीट। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि भाई एक मनुष्य की सामान्यतः जो लंबाई होती है वह 5 फीट 6 फीट 6 फीट जो है 5.5 फीट 6 फीट एक एवरेज लंबाई होती है। भाई मैक्सिमम 7 या 7.5 फीट का व्यक्ति होगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कई सारे तंत्र हैं, उनमें से एक तंत्र है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में ही आहार नली अकेले की लंबाई कितनी होती है, 30 फीट। तो भाई 6 फीट के शरीर में 30 फीट की नली कहां से आ गई, तो उसका कारण है कि हमारी जो आहार नली है, ये जो यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम आहार नाल का है, यह मांसपेशियों का बना है, हड्डियों का बना हुआ नहीं होता। यह जो नली होती है यह हमारे शरीर में कुंडली के रूप में होती है। या आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को जो है हम कुंडली के रूप में रखना चाहें तो एक छोटे से जगह में भी बहुत लंबाई की वस्तु को हम आसानी से रख सकते हैं। यही कारण है कि हमारे इतने छोटे शरीर में भी 30 फीट लंबाई का आहार नाल पाया जाता है। आहार नाल की हम बात करें तो आहार नाल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, मुख गुहा पढ़ना है, ग्रास नाल पढ़ना है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये सब हमें पढ़ना है। अब जो आहार नाल है इसके अन्य नाम पोषण नाल, जठरांत पथ, जीआई ट्रैक्ट नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हमारे शरीर में जीआई ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, तो आहार नाल को ही जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। जीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब हम बात करें हमारा जो आहार नाल है, जो हमने पढ़ा मांसपेशियों से बंधी कुंडली आकार की नली है, ये कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर लेयर्स पूछी जाती हैं। आपको याद रखना है कि जो आहार नाल है इस पर कितनी लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं। ये जो 4 लेयर हैं ये अंदर से बाहर इन्हें क्या कहा जाता है, सबसे अंदर वाली परत को म्यूकोसा कहते हैं,
म्यूकोसा के बाहर की परत सब म्यूकोसा के बाहर मस्क्यूलस एक्सटर्ना, और सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है, सेरोसा। इसमें इन दो का नाम आप जरूर याद रखना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो आंसर रहेगा सेरोसा। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा म्यूकोसा। इस तरह से 4 लेयर्स में जो है हमारा आहार नाल बटा रहता है। अब हमारा जो सबसे अंदर का हमने पढ़ा कि जो म्यूकोसा जो सबसे आंतरिक परत है, इस म्यूकोसा में उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं विली, और इस संरचना का हमारी पाचन क्रिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। मतलब यह है कि जब हमारा भोजन पच जाता है तो पचे हुए भोजन को जो अवशोषित, जो सोखने का, जो खींचने का काम करती है, वो कौन करती है, विली करती है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि हमारे शरीर का छोटी आंत वह भाग होता है जहां पर भोजन जाकर पूर्ण रूप से पच जाता है। तो इस विली की ज्यादा मात्रा जो देखी जाती है वो कहाँ देखी जाती है, छोटी आंत में देखी जाती है, जहां पर ये भोजन को क्या करने का काम करती है, अवशोषित अर्थात सोखने का काम करती है। क्योंकि अगर यह नहीं होगी, भोजन अवशोषित नहीं होगा, तो भाई भोजन को अन्य जगह भेजा नहीं जाएगा और फिर भोजन से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो आगे चलकर हमें इनका काम देखना है। तो आपसे पूछा जाएगा भोजन को अवशोषित करने का काम कौन करती है, तो आंसर याद रखेंगे हम, क्या होता है, विली करती है। आज जो है हमने पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन देखा है, मतलब केवल आज हमने ये पढ़ा है कि भाई पाचन के अंतर्गत पाचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, यह सब हमने देखा है। आज सामान्य सी प्रोसेस हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की प्रोसेस देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम पाचन क्रिया बिल्कुल शुरू कर चुके होंगे।